हेलो, मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स। तो क्लास 12th की फ़िज़िक्स का जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें कुल मिला के 9 यूनिट्स हैं, जिसमें कि हम पहले यूनिट शुरू करेंगे आज। पहली यूनिट कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसका हमें नाम से पता चल रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आया है? इलेक्ट्रॉन, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, इससे वर्ड आया है इलेक्ट्रो, जो कि किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? ये जो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मीनिंग होता है एम्बर। एक सब्सटेंस होता है एम्बर जिसको ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एम्बर को जब हम किससे रब करते हैं, सिल्क से या वूल से, तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगता है, या हम कहते हैं कि वो चार्ज हो गया है। तो यहीं से चार्ज की डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को चार्ज से रिलेटेड करते हैं। दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का क्या मतलब है? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ में, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उनके चारों तरफ कितना फोर्स लगता है, कितनी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। अब इस यूनिट को दो चैप्टर्स में कवर किया गया है एनसीईआरटी में। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये इसका भी हम आज पार्ट 1 ही करेंगे क्योंकि लंबा चैप्टर है, एक दिन में नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का हम एक ही पार्ट करेंगे आज, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहला टर्म इसमें आती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कोई नई टर्म नहीं है, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं हम 6th 7th 8th में, और आप डेली एक्सपीरियंस में भी हम इसको महसूस करते हैं। जैसे कि जब आप ड्राई वेदर में अपने वुलन गारमेंट्स या सिंथेटिक गारमेंट्स जो हैं उतारते हैं तो हमको एक क्रैकल की साउंड सुनाई देती है, और अगर अंधेरा होता है तो हमको स्पार्क भी दिखाई देता है उसमें, वो चार्ज के कारण होता है, चार्ज हो जाते हैं वो। जो रेनी सीज़न में आसमान में बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, वो भी चार्ज के कारण होती है। जो क्लाउड्स होते हैं उन पर चार्ज आ जाते हैं। इसी तरह से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम बचपन में किया करते थे कि प्लास्टिक के स्केल को अपने ड्राई हेयर से रब करते थे और फिर जो है उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते थे। तो क्या देखते थे हम? वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो हम कहते थे कि स्केल जो है वो चार्ज हो गया है, चार्ज आ गया है इस पर। ठीक है, तो चार्ज जब किसी बॉडी पे आ जाता है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगती है। अब ये चार्ज जो है कितनी तरह का होता है, इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसके टाइप्स पढ़ने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ये जो फिगर दिखाई दे रही है आपको, इसका ए पार्ट देखेंगे पहले। ए पार्ट में क्या है? हमने एक ग्लास की रॉड ली है और उसको हमने सिल्क से रब किया है। सिल्क से रब करके हमने उसको एक धागे से सस्पेंड कर दिया। दूसरी ग्लास की रॉड भी हम सिमिलरली सिल्क से रब करके उसके नज़दीक लेके आते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो रॉड है, सस्पेंडेड रॉड, ये इससे दूर भागती है, यानी कि ये रिपेल होती है। बी पार्ट में हम देखते हैं एक प्लास्टिक की रॉड है, उसको हमने किस से रब किया है? वूल से रब किया है, और उसको हम सस्पेंड कर देते हैं। दूसरी प्लास्टिक की रॉड को बिल्कुल सिमिलर तरीके से वूल से रब करके इसके नज़दीक लाते हैं, तो ये सस्पेंडेड रॉड फिर इससे रिपेल होती है। सी पार्ट में हम देखते हैं कि हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके सस्पेंड कर दिया है। अब हम इसके पास प्लास्टिक की रॉड को वूल से रब करके लेके आते हैं, तो क्या देखते हैं कि ये जो ग्लास रॉड है वो प्लास्टिक रॉड की तरफ जाती है, यानी कि अट्रैक्ट होती है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर ये पाया गया कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं।
जैसे हम देखेंगे फर्स्ट वाले में दोनों को हमने सेम तरीके से चार्ज किया था, तो इन दोनों पे चार्ज जो है वो सेम आया होगा, जो इस पे आएगा वही इसी पे आएगा। इस बी पार्ट में भी दोनों पे सेम चार्ज होगा, लेकिन सी पार्ट में हमने देखा ग्लास रॉड को तो हमने सिल्क से रब किया था और प्लास्टिक रॉड को वूल से रब किया था, तो दोनों के चार्जेस सेम नहीं है, अलग अलग हैं। यानी कि इस केस में लाइक चार्जेस हैं दोनों, इसमें भी लाइक चार्जेस है दोनों, लेकिन इस केस में अनलाइक चार्जेस हैं। तो हम देखते हैं चार्ज दो तरह के होते हैं, और लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कंक्लूड किया गया कि दैट देयर वर ओनली टू काइंड्स ऑफ एन एंटिटी विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की चीज़ है ये सिर्फ दो तरह की होती है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी इनको डिफ्रेंशिएट करती है उस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया, दैट इज़ कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। यानी कि इस चार्ज की पोलैरिटी अलग है, इस चार्ज की पोलैरिटी अलग है, दोनों डिफरेंट काइंड के हैं। अब इनकी पोलैरिटी को क्या नाम दिया जाए, कैसे उनको डिस्टिंग्विश किया जाए, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। और फिर जो है अमेरिकन साइंटिस्ट थे एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने इनको नेम किया पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये कंसेप्ट कहाँ से आया, जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट्स को, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया है तो ग्लास भी चार्ज हो गई और सिल्क भी चार्ज हो गया। इसी तरह से प्लास्टिक रॉड को वूल से रब किया है तो प्लास्टिक रॉड भी चार्ज हो गई, वूल भी चार्ज हो गई। तो जिन दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब करके चार्ज करते हैं उन दोनों को वापस अगर हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो हम देखते हैं कि उनका चार्ज जो है ख़त्म हो जाता है, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाता है। चार्ज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। मैथ्स में हम पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में, जब हम दो इक्वल एंड ऑपोजिट इंटीजर्स को ऐड करते हैं, मान लो +2 और -2 को ऐड किया तो क्या मिलेगा हमको, 0। +5 और -5 को ऐड किया तो क्या मिलेगा, 0। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 0 मिल जाता है। तो इसी के बेस पे, इसी कंसेप्ट को लेके जो है एक चार्ज को नाम दिया गया पॉजिटिव पोलैरिटी और दूसरी की नेगेटिव पोलैरिटी। इसमें जो ग्लास रॉड वाला चार्ज है इसको पॉजिटिव नाम दिया गया और जो प्लास्टिक वाला है उसको नेगेटिव। ग्लास रॉड पॉजिटिव, प्लास्टिक रॉड नेगेटिव। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो रिपेल कर रहे थे, दोनों नेगेटिव थे तो भी रिपेल कर रहे थे, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो चार्ज है पता लगा कैसे लगाएंगे कि हम किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, यानी कि डिटेक्ट कैसे करेंगे उसको। डिटेक्ट करने के लिए हम जो है एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है ये। क्या होता है इसमें एक ग्लास का बॉक्स है, ये क्यूबिकल बॉक्स हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है। इसमें एक इसकी रूफ पे एक होल करके इसमें एक मेटल की रॉड लगी हुई है ये, और मेटल की रॉड के एक एंड पे यहाँ पर जो है मेटल का नॉब है, दूसरे एंड पर जो है इसमें गोल्ड लीव्स लगी हुई हैं। गोल्ड की दो हल्की सी पत्तियाँ या एक ही पत्ती को हम ऐसे फोल्ड करके लगा सकते हैं। अब जिस बॉडी को भी हमें चेक करना है कि इस पे चार्ज है या नहीं है, उसको हम इस मेटल नॉब से टच करा देंगे। यहाँ देखते हैं हम इसमें ये बॉडी है, हम मान लीजिए हमने स्केल लिया है, उसको हमने अपने बालों से रब किया और उसको यहाँ टच करा दिया। तो अगर स्केल पे चार्ज आया होगा तो वो चार्ज जो है ऐसे फ्लो होके लीव्स तक जाएगा। ये दो लीव्स हैं, दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा, इधर भी और इधर भी, और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये लीव्स जो हैं ऐसे फैल जाएंगी, यानी कि डाइवर्स हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा डाइवर्स होंगी उतना ही ज़्यादा चार्ज उन पर होगा, या हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज द इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। ये एपरेटस सिंपली हम घर में बना सकते हैं। हम क्या लेंगे, एक प्लास्टिक की या ग्लास की बॉटल ले सकते हैं। ये जो बॉटल है ये प्लास्टिक की या ग्लास की ली जा सकती है। इसके कैप में एक होल करके यहाँ पर हम कोई भी मेटल की वायर डाल सकते हैं या मेटल की रॉड डाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल जो हमारे घर में होती है इजीली अवेलेबल, जिसमें हम लंच पैक करते हैं, उसकी एक पतली सी स्ट्रिप काट के उसको यहाँ पर सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रोस्कोप की तरह काम करेगी। आप एक स्केल को चार्ज करेंगे और यहाँ टच कराएंगे तो ये लीव्स जो है वो डाइवर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ा है कि चार्ज जो है क्या होता है, जब हम बॉडीज़ को रब करते हैं तो एक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, तो हम कहते हैं चार्ज हो गया है। ये चार्ज दो तरह का होता है, दो तरह की पोलैरिटी होती है, एक पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव। लाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिपेल करेंगे,
और अनलाइक होंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये चार्ज कैसे हो जाते हैं, कहाँ से आता है ये चार्ज? वाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्ज, कहाँ से आता है ये? अब जितना भी मैटर है वो किसका बना होता है? एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का। एटम की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी हुई है। एटम में जो है बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके चारों तरफ जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जितने भी किसी एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उतने ही, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो कोई चार्ज नहीं है, बहुत सारे एटम्स हैं उसमें, लेकिन चार्ज तो है, लेकिन सम जो है उसका 0 है, यानी कि वो न्यूट्रल है। जब हम रब करते हैं, हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी, इनको आपस में रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के जो है वो दूसरी ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, पहले तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो हम जो है किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं? बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड अ बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने क्या किया था? व्हेन वी रब ग्लास रॉड विद सिल्क, उसमें क्या होता है? सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रॉड आर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क। रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क में चले जाते हैं। तो जो ग्लास रॉड है वो क्या बन जाती है? पॉजिटिवली चार्ज। और सिल्क क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। इसमें एक खास बात ध्यान में रखेंगे कि कोई भी नया चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। केवल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जितने भी सब्सटेंस हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये भी हम सब पहले से जानते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आराम से पास हो सकता है, फ्लो हो सकता है इजीली। ठीक है, क्यों फ्लो हो सकता है? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं, तो उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो मूव कर सकते हैं। कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, अर्थ। ये सब जो हैं गुड कंडक्टर्स हैं। आप देखते हैं कि जब बिजली के तार होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? कॉपर यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इसके जस्ट ऑपोजिट, जिनमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। दे ऑफर ए हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें से चार्ज पास नहीं हो सकता है, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं ग्लास, पोर्सिलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, पेपर, बोर्ड एक्सेट्रा। ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। हम देखते हैं जब इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, बिजलिया काम करते हैं, तो उनका जो पेचकस वगैरह यूज़ करते हैं उसमें पीछे जो है इंसुलेटर लगा हुआ होता है, प्लास्टिक का हैंडल होता है, ताकि उनको जो है शॉक ना लगे। ठीक है, तो दो पार्ट्स हो गए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जिनमें से चार्ज इजीली फ्लो होता है, इंसुलेटर्स जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता है। ये जो अर्थ हमने पढ़ा है कि ये गुड कंडक्टर है, इसकी एक मेन प्रॉपर्टी, इसका मेन जो यूज़ है वो सेफ्टी मेजर में आता है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेटल अप्लायंस होते हैं उनका सॉकेट आपने देखा होगा, जो सॉकेट होता है उसमें 3 पिन होती है। एक पिन होती है लाइव वायर के लिए, एक पिन होती है न्यूट्रल वायर के लिए, और ये होती है अर्थ वायर के लिए। तो जितने मेटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक आयरन है या फ्रिज है या कूलर है, इन सब में ये 3 पिन लगी होती हैं। अब इस तीसरे पिन का क्या यूज़ है? ये तो लाइव वायर हो गया, न्यूट्रल हो गया, यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से जा रही है, तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसका क्या यूज़ होता है कि अगर बाय द वे सर्किट में कहीं लीकेज है,
एपरेटस में कहीं लीकेज है, कहीं इंसुलेशन ब्रेक हो गया है, तो करंट जो है क्या होती है, मेटल अप्लायंस में आ जाती है। जैसे आप प्रेस कर रहे हैं, प्रेस में करंट आ गई, उसमें अगर आपने टच कर दिया उसको तो क्या होगा, शॉक लग जाएगा। लेकिन अगर ये अर्थ वायर लगा हुआ है इसमें, तो ये सारी करंट जो है वो अर्थ वायर के थ्रू कहाँ चली जाएगी, अर्थ में, क्योंकि अर्थ इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर। तो वो सारी करंट जो है वो अर्थ में चली जाएगी और जो है हमें शॉक नहीं लगेगा। तो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, एंड दैट इज ए कॉमन सेफ्टी मेजर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने पढ़ लिया कि दो तरह के होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वो इन दोनों के बीच की कैटेगरी होती है। जैसे थर्ड कैटेगरी क्या बोलते हैं उसको, सेमी कंडक्टर्स, which offer resistance to the movement of charges which is intermediate between the conductors and insulators। इन दोनों के बीच में कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसमें से चार्ज आराम से फ्लो हो सकता है। इंसुलेटर्स में से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। ये बीच की कैटेगरी है, इसमें जो है चार्ज फ्लो होता है लेकिन कुछ अमाउंट में फ्लो होता है। या हम कह सकते हैं कि ये चार्ज का रेजिस्टेंस जो ऑफर करती है वो कंडक्टर से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में सेकेंड लास्ट चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम चार्जिंग मेथड्स पे। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। पहला मेथड फ्रिक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, रब करने से। रब करने से क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिसमें से लूज़ हो गए वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें गेन हो गए वो नेगेटिवली चार्ज। दूसरा होता है कांटेक्ट, टच करने से। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्कोप में देखा, हमने जो है रॉड को बॉब से टच करा दिया मेटल नॉब से, तो चार्ज जो है वो गोल्ड लिप तक चला जाता है फ्लो होके। तीसरा मेथड है इंडक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है टच नहीं कराते हैं, सिर्फ जो है ब्रिंगिंग नियर, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके पास में हम अगर लेके आते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। इसके बारे में समझते हैं कैसे होती है ये आप देख रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन से कैसे चार्ज होती है, ये हमने दो लिए हैं। क्या लिए हैं, ये जो ए और बी हैं ये मेटल स्फीयर्स हैं, और जो स्टैंड लिया है हमने इनका, वो स्टैंड कैसा है, इंसुलेटर, इंसुलेटिंग मटेरियल का स्टैंड लिया है। तो दो स्फीयर्स हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं है, इनको हमने स्टैंड पे रख दिया है, टच कराया आपस में। अब इसके पास हम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को, जैसे ग्लास रॉड को रब करके सिल्क से लेके आते हैं। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड यहाँ पर रखी रहेगी, तो ये जो मेटल्स हैं इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, एटम से मिलके बने हुए होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो एंड है ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस एंड पे नेगेटिव, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम इसको थोड़ा सेपरेट करेंगे इन दोनों स्फीयर्स को, तब भी जो है ये एंड नेगेटिव रहेगा और ये एंड पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है इधर, ठीक है। अब अगर हम इस रॉड को हटा दें, रॉड को हटा देंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इधर नेगेटिव एंड हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम इनका डिस्टेंस जो है वो बढ़ा देते हैं तो इनका जो फोर्स है वो काफ़ी वीक हो जाएगा। तो जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो सारा इस पे फैल गया और जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनिफॉर्मली। तो ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, बी ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। कहीं से हमने इनको चार्ज नहीं दिया, टच नहीं कराया, केवल पास में लेके आए थे। ये ऑब्जेक्ट वैसी की वैसी रही, इसके चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। केवल जो है क्या हुआ, इसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हुआ है लेकिन इंडक्शन के थ्रू हुआ है, दैट इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हमने चार्ज के बारे में इतना पढ़ लिया। अब चार्ज कितना है डिटेक्ट कर लिया कि है या नहीं है, लेकिन उसको नापना भी तो पड़ेगा। एक फिजिकल क्वांटिटी है और कितना चार्ज है कैसे नापेंगे। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं तो उसकी हमें यूनिट चाहिए होती है कि किस यूनिट में नापेंगे। जैसे हमको लेंथ नापनी होती है 1 मीटर, 2 मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से नापते हैं। टाइम नापना होता है सेकेंड, आवर, मिनट, ऐसे नापते हैं, ठीक है। तो चार्ज को नापने के लिए क्या यूनिट यूज़ की गई है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा है आपने 9th क्लास में। तो उस सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट दी गई है दैट इज़ कूलम।
और इसको डिनोट किसे करते हैं, सी सिंबल से, कैपिटल सी से, कूलम। 1 कूलम क्या है, 1 कूलम की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो तो खैर हमें भी इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर करंट 1 एम्पियर है और टाइम हम 1 सेकेंड ले लें तो चार्ज कितना होगा, 1 कूलम। तो 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड इफ द करंट इज 1 एम्पियर। किसी वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम। ठीक है, जो चार्ज की बेसिक चार्ज बोलते हैं, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे चार्ज होता है, और वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। काफ़ी कम होता है। अगर हम 1 कूलम की बात करें तो बहुत बड़ा हो जाता है। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अगर हम निकालेंगे, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन से क्या बना, ये इतने कूलम से क्या बना, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हमें निकालना है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्या करेंगे हम, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब जो है जाके 1 कूलम चार्ज बनेगा। यानी कि 1 कूलम जो है काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, स्मॉलर यूनिट्स यूज़ करते हैं, इतनी बड़ी यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्मॉलर यूनिट में कौन कौन सी हैं, मिली कूलम। मिली कूलम किसके इक्वल होती है, 10⁻³ कूलम। दूसरी माइक्रो कूलम जो कि 10⁻6 कूलम के इक्वल है। और तीसरी यूज़ करते हैं नैनो कूलम जो कि 10⁻9 कूलम के इक्वल है। ठीक है, अब हम चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अब इन्हें टाइप्स पढ़ लिए क्या होते हैं, और ये यूनिट पढ़ ली कैसे डिटेक्ट करते हैं, अब उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप याद रखेंगे अच्छी तरह से, बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तीनों को, एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। पहला लेते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, इसका क्या है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स that the total charge of a system is the algebraic sum of all individual charges of the system. Algebraic sum means the sum taking into account proper signs. यानी कि अगर किसी सिस्टम पे बहुत सारे चार्जेस हैं तो टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे साइन के साथ में। प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। मान लीजिए एक सिस्टम पे बहुत सारे चार्जेस हैं Q1 Q2, तो उनका सम क्या होगा, Q1 + Q2 + Qn तक होगा, लेकिन हमें साइन का ध्यान रखना है। मान लीजिए एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे चार्ज हैं, एक चार्ज है +1 कूलम का, दूसरा है -2 कूलम का। ये सिस्टम है एक, इस पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, +3 कूलम है, -4 कूलम है, +5 कूलम है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +1 -2 +3 -4 +5। तो प्लस को ऐड कर देंगे, 1 और 3 4, 4 और 5 9, माइनस को ऐड कर देंगे, -6, तो कितना हो गया, 3 कूलम चार्ज पॉजिटिव टोटल चार्ज। दैट इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, that electric charges can be added using algebraic sum. दूसरी जो प्रॉपर्टी है that is conservation of charge। क्या मतलब है इसका, conservation of charge means the total charge of an isolated system is always conserved. Conserved means remains unchanged with time. कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है यानी कि उसका बाहर से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। उसमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं, चार्जेस जो हैं एक से दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। बहुत सारी चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं तब भी टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स हैं उनको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि नेचर में हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक हो जाता है और क्या बन जाता है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं था,
लेकिन प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा है, नेगेटिव। तो इसमें चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे जीरो था और ये दोनों इक्वल होते हैं, जितना पॉजिटिव हुआ है उतना ही नेगेटिव। ठीक है, तो जो है पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं लेकिन चार्ज जो है तब भी कंजर्व्ड है। हम देखते हैं कि टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन, बिफोर भी और बाद में भी। तो चार्ज जो है हमेशा कंजर्व रहता है आइसोटोपिक सिस्टम का, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो हमने जितने भी प्रोसेस किए हैं, जैसे हमने किया है फ्रिक्शन से हमने प्रोड्यूस किया है, तो सिल्क से जो है ग्लास में चला गया है, ग्लास से सिल्क में चला गया, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, एक का चार्ज पॉजिटिव हो गया, एक का नेगेटिव हो गया, लेकिन टोटल चार्ज उतना ही रहता है, कहीं भी क्रिएट नहीं हुआ है, ना ही डिस्ट्रॉय किया है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज जो है वो ई का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एन क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एन को हम लिख सकते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3। ठीक है, और ये ई क्या है, द ई इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, द चार्ज पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसकी वैल्यू हमने पहले ही पढ़ी थी, कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो हम उसको लिखते हैं -e, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है तो हम लिखते हैं कितना है, +e। तो क्या मतलब है क्वांटाइजेशन का, कि चार्ज जो है वो इन्हीं ई के मल्टीपल्स में ही होता है। क्यों, जैसे आपने पढ़ा था अभी, हमने दो ऑब्जेक्ट्स ली थी ए और बी, हमने इनको रब किया तो इसमें से जो है मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पर कितना चार्ज आ गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है एक, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस पर जो है +e चार्ज आ गया, और इस पर कितना आ गया, -e आ गया। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +2e, इस पे कितना हो जाएगा, -2e। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ से यहाँ, तो इस पे हो जाएगा +3e और -3e, यानी कि e के मल्टीपल्स में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 जाएगा या 2 जाएगा, इंटीग्रल नंबर में ही जाएगा। तो जो भी चार्ज है वो हमेशा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, पहली है एडिटिव नेचर, दूसरी कंजर्वेशन और तीसरी क्वांटाइजेशन। कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो उसमें हम जो है सिर्फ जो है प्रॉपर्टीज के नाम लिख सकते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप इसका स्टेटमेंट भी लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा आज, सबसे पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कितनी तरह का होता है, 2 तरह का होता है, तो उनकी पोलैरिटी क्या होती है, कौन कौन सी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से। उसका जो है कहाँ से आता है चार्ज, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो 3 मेथड से, एक तो फ्रिक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा कॉन्टैक्ट से और तीसरा इंडक्शन से। इसके बाद हमने चार्ज की यूनिट पढ़ी, जो मेन यूनिट है उसकी दैट इज़ कूलम, जो एसआई सिस्टम में यूज़ करते हैं, और छोटी यूनिट्स पढ़ी है उसकी, माइक्रो कूलम, मिनी कूलम और नैनो कूलम। फिर हमने 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी चार्ज की, जो कि है एडिटिव नेचर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे कई बार जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो हम 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.11। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद वुल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। ए पार्ट, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, सपोज जो है n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और चार्ज कितना आ गया है, इस पर चार्ज आ गया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो Q इज इक्वल टू n × E, ये जो चार्ज है वो E का मल्टीपल होगा, या हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁷ कूलम इज इक्वल टू n × इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, n इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। जब हमको डिवाइड करेंगे 3/1.6, 10 टू पावर कितना आ जाएगा, +3।
12। डेसिमल हटाएंगे 0, कितना आ गया ये, दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 15/8 इंटू 10⁻12, या इसको डिवाइड करेंगे 1.875 इंटू 10⁻12। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। अब किससे किस में ट्रांसफर हुए, किसको रब किया था हमने, एक तो हमने लिया था पॉलीथीन और दूसरा था वुल। तो पॉलीथीन पे कितना चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तभी जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। बी पार्ट है इसका, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो मास ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो मास तो ट्रांसफर हुआ है, यस। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो कितना ट्रांसफर हुआ है, लेकिन अगर हम मास निकालेंगे तो कितना ट्रांसफर हुआ है वो हम कैसे निकालेंगे। मास ट्रांसफर जो है, मास ट्रांसफर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1.875 इंटू 10⁻12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 से। तो इतने किलोग्राम मास आएगा ये, जो कि बहुत ही कम है। पॉलीथीन का पीस कुछ ग्राम का होगा, अगर हम देखेंगे इसका 10 पावर कितनी आ जाएगी, 10⁻12, और ये 31 एंड -19 ही करीब आ जाएगी ये, ठीक है। यानी कि डेसिमल के पहले 19 जीरोस लगाने पड़ेंगे, इतना कम मास किलोग्राम में। ग्राम में भी चेंज करेंगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास, येस देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास, बट इट इज नेग्लिजिबल। ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, नेग्लिजिबल मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 1.4 क्वेश्चन। ए पार्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या मतलब है इसका, दैट चार्ज एग्जिस्ट एज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज। कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल्स। जब हम लार्ज स्केल्स पे यूज़ करते हैं तो क्या हम जो है इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये बेसिक चार्ज है, कितना है, 1.6 10⁻19 कूलम। अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे, और हमको यहाँ पे 18 जीरोस लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, इस तरह से हमको 18 जीरोस लगानी पड़ेंगी। 18 जीरोस लगाएंगे, फिर 16 लिखेंगे, तो अगला जो चार्ज होगा वो इसमें इतना ही ऐड हो जाएगा, यानी कि 18 जीरोस और फिर 32। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का होगा तो फिर 18 जीरोस और इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज 48। तो अगर हम इतने कूलम्स चार्ज ले रहे हैं, हमने लिया 1.2 पॉइंट, तो ये जो है नेग्लिजिबल हो जाता है, इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि डेसिमल की बहुत ही कम प्लेसेस तक है, बहुत ही छोटी प्लेस कहेंगे हम, छोटी प्लेसेस तक है। जैसे हम लेते हैं कि अगर हमने एक लाइन ली है, ये पॉइंट से मिलके बनी है, और ये पॉइंट्स हमने बड़े बड़े लिए हैं ऐसे, तो हमको दिखा रहे हैं 5 पॉइंट से मिलके बनाई है हमने लाइन, या हम एक लाइन बनाएंगे तो हम जो है उसको 4 पॉइंट से बनाएंगे या 3 पॉइंट से बनाएंगे, तो क्वांटाइजेशन दिखाई दे रहा है हमको। लेकिन अगर पॉइंट का साइज़ बहुत ही छोटा है, तो इसमें अगर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो कितने हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो हमको कंटिन्यूस से दिखाई देता है, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वी डील विद द चार्जेस ऑफ फ्यू माइक्रोकूलम। At this scale, the fact that the charge of the body can increase or decrease in units of E is not visible. ये quantization हमको visible नहीं हो पाता है बड़े scale पे, तो grainy nature of charge is lost and it appears to be continuous. That's all for today. अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए।